concerned, business and businessman shall be treated as separate entities. As separate entities. अब यहां जरा एक लम्हे के लिए रुकिए, कल वाले लेक्चर में आते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सिंगल एंटिटी, सो व्हाट इज द सोल ट्रेडरशिप इज कंसर्न। ये कि वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सोल ट्रेडरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, एक ही रूल है कि बिजनेस सेपरेट है, बिजनेसमैन सेपरेट। अगर मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस से कोई पैसे निकालता हूं तो इसका मतलब ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस अलग है और मैं सेपरेट। ठीक है, तो ये चीज बड़ी जरूरी है। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस को सेपरेट रखो और बिजनेसमैन को सेपरेट रखो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, बिजनेस के या बिजनेसमैन के? वेरी सिंपल, देखो मैं अगर बिजनेस में पैसा लगाता हूं, मैं बिजनेसमैन हो गया, और जिसमें मैं पैसा लगा रहा हूं वो बिजनेस। अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे से कैश मेरे पास आ रहा है या आउट हो रहा है? आउट हो रहा है। और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जी, और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैश इन हो रहा है। ये तो उल्टा हो गया, एक दूसरे से उल्टा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट रखना। और अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। सो वी हैव टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जैसे नाम मैंने बताया था कि हमने रिकॉर्ड क्या करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो वो पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी, और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहते हैं जी कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और बिजनेस को आपने बिल्कुल लगा रखना है बिजनेसमैन से। ठीक है, ये बहुत जरूरी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। दूसरा आप लिखिएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस shall be recorded, only those transactions shall be recorded in term of only those transactions shall be recorded which can be measured in term of money। हर वो ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते, जिसकी वैल्यू आप ले सकते हो, सिर्फ उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करें। और हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू नहीं हो सकती वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी। सिंपल एग्जांपल लेके, मैं अब बिजनेस कर रहा हूं, मैं किसी से गुड्स बाय करता हूं, अब तौलक बन जाता है। अब मुझे जरूरत थी गुड्स की, मैंने गुड्स खरीद ली, अब उस कितने में मुझे दे रहा है, अभी प्राइस एग्री नहीं, ना ही उसने अभी इनवॉइस इशू, उसने कहा गुड्स ले जाए, बाद में हम इसको कर लेंगे। ठीक है, बिजनेस में नॉर्मल है। अब ये ट्रांजैक्शन अभी मुकम्मल नहीं होगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, हालांकि ट्रांजैक्शन तो हो गई, बज़ाहिर ट्रांजैक्शन हो गई कि मैंने गुड्स खरीद ली, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? मैं वैल्यू कहां से लाऊं? इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। हां, जिस वक्त इनवॉइस आएगी, अब मुझे वैल्यू पता लग गई, अब मैं परचेज रिकॉर्ड करूंगा। हालांकि चाहे मैंने 1 जनवरी को परचेज की हो, इनवॉइस 4 जनवरी को आ रही है,
तो 3 जनवरी तक वो मनी में मैयर नहीं होगी। तो जिस दिन मनी में मैयर होगी तो उस दिन उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। इसलिए हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन जिस वक्त होगी उस वक्त रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो अगर मैंने एक परचेज कर ली गुड्स, वो मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि मनी में मैयर नहीं हो सकती। जिस दिन मनी में मैयर हो गई उस दिन मैं अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करूं, ठीक है। अब इसके बाद अब सबसे अहम चीज जिसको आपने जोर देना है, इसको समझना है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। हम इसको पिलर्स भी कहते हैं, अकाउंटिंग पिलर्स। जैसे वो बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हो उसके लिए पिलर्स बहुत जरूरी है, इसमें अकाउंटिंग के लिए भी पिलर्स बहुत जरूरी है। There are 5 elements of accounts, यानी 5 पिलर्स पे बिल्डिंग खड़ी है, पूरी अकाउंटिंग इस पर बेस कर रही है, ये 5 एलिमेंट्स पर। और ये 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं और इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द एसेट, सेकंड लायबिलिटी, ये वर्ड कल भी हमने पढ़ा था, लायबिलिटी। थर्ड ऑनर्स इक्विटी, फोर्थ रेवेन्यू, एंड लास्ट एक्सपेंसेस। इनिशियल लेवल पर हमने जो डेफिनेशन पढ़नी है वो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़नी है। फ्रेमवर्क की डेफिनेशन पे जाऊंगा तो समझ नहीं आएगी अभी पहली फेज पे। तो पहले तो जरा उसको कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, एसेट क्या होता है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज एन एसेट? एनीवन, आपके माइंड में क्या आता है एसेट क्या होता है? रिसोर्स, रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। रिसोर्स तो कोई भी हो सकता है, रिसोर्स बाय द बिजनेसमैन भी हो सकता है, रिसोर्स बाय द बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिसोर्स से मतलब क्या ले रहे हैं? मतलब अगर सिर्फ वर्ड रिसोर्स करते हैं, बिजनेस जी, बिजनेस के लिए कोई खास बिजनेस के लिए जो सोर्स होता है, फॉर एग्जांपल क्या माइंड में आता है? when you start a business, so जो हमारे पास हमारा कैपिटल होता है या फिर जो स्टार्टिंग मनी होता है उसको एसेट्स कहते हैं। नहीं, वो तो ऑनर्स इक्विटी। तो एसेट की परसेप्शन माइंड में लाना बड़ा जरूरी है। पहले थोड़ा सा प्रोसीड तो करें ना, होता क्या है। एक कहता है महसूस करना, वो भी बड़ा जरूरी है। ये एक जनरल वर्ड है इसलिए मैं आप लोगों से पूछूं, एक जनरल आइडिया है एसेट क्या है। आप कहते हैं ना हम बिजनेस के एसेट, हम चलो आम लैंग्वेज में कहते हैं ये मेरे एसेट है। कैश की सूरत में वो भी या फिर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जी बिल्कुल, वो भी प्रॉपर्टीज और होती हैं। काइंड ऑफ बिजनेस और कंपनी इज नोन एज एसेट्स। देखो आपने बिल्कुल एक चीज तो बिल्कुल सही की, कैश जो है जो बिजनेस आपके पास पड़ा होता है हम कहते हैं ये मेरा एसेट है। कोई प्रॉपर्टी है हम कहते हैं ये हमारा एसेट है, बिल्कुल सही। लेकिन इसके पीछे थीम क्या है जिससे मैं ये जज कर रहा हूँ कि ये एसेट है? कैश का इनफ्लो आती है। इनफ्लो आती है। देखो एसेट को हम बहुत मुख्तसर कहते हैं एनी रिसोर्स, resource owned and controlled। ये वर्ड बहुत जरूरी है, कंट्रोल्ड by entity, by an entity। हर वो रिसोर्स जो कोई भी एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑन करता है और कंट्रोल करता है। हियर ऑन का मतलब और कंट्रोल का मतलब एक ही हम लेते हैं, ये मुख्तलिफ नहीं है, लिखा कटा जाता है। अक्सर होता है ना दो वर्ड इकट्ठे लिखे जाते हैं, उर्दू में भी वाव डाल के, इंग्लिश में भी कई दफा दोनों इकट्ठे लिखे जाते हैं, मीनिंग एक ही। ऑन और कंट्रोल का मतलब क्या है?
देखो कोई भी चीज मैं लेता हूं, कोई भी चीज मैं बिजनेस में लेता हूं, उसका कंट्रोल मेरे पास है। कंट्रोल को समझना बड़ा जरूरी है। बस अब ऑनरशिप जरूरी नहीं है, टाइटल ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। टाइटल का मतलब क्या होता है? लीगल टाइटल, कि वो बिजनेस के नाम पे हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? कंट्रोल। जब कंट्रोल आ गया तो ऑन कर लो, ठीक है। अब कंट्रोल की सिंपल एग्जांपल देता हूं और उसके बाद मैं उसकी मेजर एग्जांपल में जाता हूं जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक चीज आप लेते हो किसी से यूज करने के लिए, ठीक है, और आप उसको जब यूज करने के लिए लेते हो तो क्या आप उस चीज को वापस करोगे? उसको पहला सवाल, ठीक है। लिया आपने यूज के लिए, लेकिन क्या उसको वापस करोगे? अगर तो वापस करोगे तो इसका मतलब कंट्रोल आपका नहीं है, वो आपकी चीज नहीं है, वो किसी और की चीज है, आखिर आपने उसको वापस करना है। लेकिन अगर कोई भी चीज मैं खरीदता हूं, अब मैंने वर्ड यूज किया खरीदता हूं, लेकिन पेमेंट में दे रहा हूं इंस्टॉलमेंट में, कठी नहीं दे रहा, हर महीने इंस्टॉलमेंट में। जैसे गाड़ी खरीद ली, बिजनेस में ये कार लीज कहते हैं जिसको। अब क्या गाड़ी जब मैं लूंगा बिजनेस के लिए, क्या गाड़ी मेरे नाम हो जाएगी? नहीं। लीगल टाइटल तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी बैंक की है, लेकिन कंट्रोल किसका है? क्योंकि मैंने वो गाड़ी वापस नहीं करनी, ठीक है। तो कंट्रोल का वर्ड को समझाने के लिए मैं फर्दर एग्जांपल लेता हूं। इसको हम कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। incidental to ownership, to ownership। जिस पर्सन के पास उस एसेट का, उस रिसोर्स का रिस्क और रिवॉर्ड आ जाएगा, जिसके पास रिस्क और रिवॉर्ड है उसी का एसेट है। अब रिस्क और रिवॉर्ड क्या है? अगर एक गाड़ी आप लेते हैं इस पर्पस के लिए कि आप उसको ऊपर या करीब पर यूज करेंगे, ठीक है, और बैंक से आपका क्या होता है जी, हम आपको 30,000 पर मंथ पे करेंगे, 5 साल के लिए लेनी गाड़ी। अब अगर आपका रेवेन्यू कम होता है, आप बैंक को जाके कह सकते हैं कि मेरा रेवेन्यू कम हुआ, इस महीने कम ले लो। या अगर रेवेन्यू ज्यादा हुआ है, क्या बैंक आपको कह सकता है ज्यादा अर्न किया है, मुझे ज्यादा दो? नहीं, ठीक है। अगर गाड़ी को कोई नुकसान होता है, कौन बेयर करेगा? बिजनेस करेगा ना। हम जिसने गाड़ी ली है वो करेगा, मतलब मैंने गाड़ी ली है मैं करूंगा, बैंक तो नहीं करेगा, ठीक है। उसके जो रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली जो यूजर है, जो गाड़ी ले रहा है, तो उसके बाद बिजनेस, बैंक नहीं करेगा। अगर बैंक पे भी कर रहा है तो हमसे लेके पे कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब बड़ा क्लियर ये हुआ कि इसके रिस्क और रिवॉर्ड जो है, रिस्क का मतलब क्या है? अगर कोई नुकसान हो वो किसका है? रिवॉर्ड का मतलब अगर बेनिफिट हो वो किसका है? अगर उस एसेट से रिलेटेड फायदा, नफा या नुकसान अगर जिस पर्सन का होगा उसी पर्सन का वो एसेट लाए। समझ आ गई बात? अब एक और एग्जांपल देता हूं। अब बिजनेसमैन ने 10 साल के लिए लीज पर बिल्डिंग ली, 10 साल के लिए बिल्डिंग ली। अब पहले एग्जांपल दी थी गाड़ी की, अब लीज पे भी तो उसको भी लीज कहते हैं ना हम, ये जो रेंट पे कोई बिल्डिंग लेना इसको भी हम लीज कहते हैं। अब लीज पे हमने बिल्डिंग ले ली, अब देखते हैं रिस्क और रिवॉर्ड किसका है। अगर उसके जो प्रॉपर्टी टैक्स है कौन पे करेगा? बताएं। जो यूज कर रहे हैं। आर यू श्योर? कभी रेंट पे बिल्डिंग नहीं दी, ये तो ऑनर कर रहा है, ठीक है। देखो जो यूज के एक्सपेंस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन पे करेगा? ये मैंने एक वर्ड यूज किया, इंसिडेंटल टू ऑनरशिप, इंसिडेंटल टू यूज नहीं कहा, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑनरशिप से रिलेट कर वो कौन बेयर करेगा? सवाल ये है। आप तो यूज की तरफ आ रहे हो, यूज के एक्सपेंसेस तो बाय नेचर वही करेगा, चाहे वो गाड़ी ले या घर ले, दोनों सूरतों में अगर यूज करता है, यूज के जो एक्सपेंसेस है वो कौन पे करेगा? मतलब गाड़ी का पेट्रोल किसने पे करना है? बिजनेसमैन, ये यूज का है। इस तरह बिल्डिंग में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है
गैस यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है, उसका बिल कौन पे करेगा? यूजर करेगा ना। ये तो इंसिडेंटल टू यूजर टू यूज है। मैं बात कर रहा हूं इंसिडेंटल टू ओनरशिप। इस बिल्डिंग पे जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा वो कौन बेयर करेगा? ओनर। अगर इस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, इस वैल्यू बढ़ने का फायदा किसको मिलेगा? लैंडलॉर्ड जिसको कह रहे हैं, ठीक है, हमें तो नहीं मिल रहा, हम तो बिजनेसमैन, हमें नहीं मिल रहा। अगर इस बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, इसको नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? ऑनर। तो इसका मतलब है कि इंसिडेंटल रिस्क और रिवॉर्ड जो है किसके पास चला गया? ऑनर के पास। जब रिस्क और रिवॉर्ड ऑनर के पास चला गया, बिजनेसमैन के पास नहीं है, तो बिजनेसमैन का एसेट नहीं। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं द वर्ड कंट्रोल। कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में कंट्रोल होना जरूरी है। अगर कंट्रोल है तो वो मेरा एसेट। अभी आप कैश की बात कर रहे थे, तो कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो कंट्रोल तो हमारा ही है। कैश में जैसे मर्जी यूज करो, मैं बिजनेस के लिए जैसे मर्जी यूज करो, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स माई बिजनेस एंड आई हैव फुल कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ कैश। ठीक है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं एसेट। क्लियर हुई कोई बात? अब एसेट की दो टाइप्स होंगी। फर्स्ट इज द नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, और दूसरा होता है करंट एसेट। अगर मैं इसको आसान वर्ड यूज करूं तो एक लॉन्ग टर्म एसेट है और एक शॉर्ट टर्म एसेट है, वेरी सिंपल। तो नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म एसेट, करंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट। ऐसा एसेट जो एक थोड़ी मुद्दत के लिए क्रिएट और खत्म हो जाए उसको हम करंट कहेंगे। ऐसा एसेट जो क्रिएट हो, लंबे अरसे के लिए क्रिएट हो, उसको हम नॉन करंट कहते हैं। तो पहले जरा डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज नॉन करंट एसेट। लिखिएगा, एनी एसेट purchased with the intention of ये जो अकाउंटिंग में इंटेंशन होती है ये बड़ी अहम है। इंटेंशन से नेचर बदल जाती है, ठीक है। विद द इंटेंशन ऑफ यूज इनटू द बिजनेस, एंड मैं दोबारा बोलता हूं, एनी एसेट परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ यूज इनटू द बिजनेस। मैंने खरीदा इसलिए है कि मैं इसको बिजनेस में यूज करूंगा, एंड इट गिव्स अस बेनिफिट, एंड इट गिव्स अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, और वो एसेट हमें 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे। क्या माइंड में आता है? बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग खरीदते हो, आप रेंट की बात नहीं कर रहा, अगर आप बिल्डिंग खरीदते हो ऑफिस बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या वो बिल्डिंग आपको सिर्फ 1 साल फायदा देगी? नहीं, वो तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, डिपेंड करता है बिल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है। नॉर्मल बिल्डिंग की लाइफ हम लेते हैं अकाउंटिंग में 15 ईयर्स। अगर नई बिल्डिंग है तो उसकी लाइफ हम लेते हैं 50 ईयर। थोड़ी सी पुरानी है तो कम भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिल्डिंग आप, अगर आपको 1 साल की लाइफ रह गई है बिल्डिंग की और आप खरीद रहे हैं, कोई भी नहीं खरीदेगा। बिजनेस के पॉइंट से आप किस बिल्डिंग को खरीदेंगे? जो ज्यादा अरसे तक फायदा दे। ठीक हो गया? और क्या एग्जांपल माइंड में आती है जी? अभी लिख नहीं रहा, आगे जाके लिखता हूं। और बताइए, फर्नीचर, फर्नीचर बिजनेस में खरीदते हो किस लिए? अब ये कॉलेज है, ये जो फर्नीचर पड़ा हुआ एसेट है, क्या ये क्यों एसेट है? ये किस लिए खरीदा है? यूज इनटू द बिजनेस। स्कैन ने ये फर्नीचर खरीदा है, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, इवन ये बोर्ड है, ये सारा चीज किस लिए खरीदा है? फॉर द पर्पस ऑफ यूज। और ये हमें बेनिफिट 1 साल से
ज्यादा अरसे में दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट जो है उसकी भी दो टाइप्स है, यानी इट्स नॉन करंट एसेट की भी दो टाइप्स। एक को हम नाम देते हैं टेंजेबल और एक को कहते हैं इनटेंजेबल। दोनों की डेफिनेशन वही है जो हमने पढ़ी है, सेम, क्योंकि नॉन करंट एसेट ही है ना, ये भी नॉन करंट एसेट है, ये भी नॉन करंट एसेट है, दोनों की डेफिनेशन सेम है। यानी इसके लिए भी यही कहूंगा, एनी एसेट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज इनटू द बिजनेस एंड इट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, इसके लिए भी यही कहूंगा। तो फर्क क्या है, नाम से देखो, टेंजेबल, एनी एसेट व्हिच हैज अ फिजिकल existence, I can touch it and it has a physical existence, उसको हम कहते हैं tangible। any asset who has no physical existence, अब ये बड़ी हैरत की बात है कि कौन सा ऐसा एसेट है जिसे आप खरीद रहे हैं और कुछ नजर भी नहीं आ रहा। कॉपीराइट्स, शेयर्स तो टेंजिबल, इसको टेंजिबल में लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। लेकिन चले उसको छोड़ दें, वेरी सिंपल एग्जांपल, गुडविल। गुडविल इज द मेजर। चले पहले इसको डिस्कस कर लें, टेंजिबल के कोई स्मार्ट है एग्जांपल है। मसलन अभी आपने कहा, क्या कहा, ये जो अभी बात कर रहे थे वो टेंजिबल ही था, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, और क्या माइंड में आता है, प्लांट एंड मशीनरी, एंड सो बेशुमार एसेट्स, ये सारे के सारे टेंजिबल। आप खुद देख लो जरा गौर से कि क्या ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते। यस, आप इसको छू भी सकते हो। अब आइएगा इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में अभी आपने बिल्कुल सही लफ्ज लिया, कॉपीराइट। कॉपीराइट है क्या, इसको इसके साथ होता है पेटेंट राइट, इस तरह भी कह सकते हैं। ये पूरा एक्ट होता है। जैसे आप जा रहे हो, इतना बड़ा सा एम लिखा आता है, ठीक है, इसको एक और नाम भी लिख रहा हूं, ट्रेडमार्क। ये सारी एक ही कैटेगरी है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन ये सारे इंटेंजिबल क्यों है। एम नजर आता है, फॉरन माइंड में आता है मैकडॉनल्ड्स है। कोई और पर्सन इस एम के स्टाइल को नहीं लिख सकता, क्योंकि इन्होंने ये बाय किया हुआ, इन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है। रजिस्टर जब करवा लिया तो आप इसके अगेंस्ट आपने ह्यूज अमाउंट पे की है और आपने राइट ले लिया है कि कोई और पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो मेरे पास फुल राइट है उसको सू कर। समझ आ गई बात? तो ये याद रखना है कि ये ट्रेडमार्क होता है। इसको कॉपीराइट, अब कॉपीराइट सिर्फ बुक्स के लिए होता है, सिर्फ फर्क ये होता है, अगर मैं कोई बुक लिखता हूं, ठीक है, अब जैसे मैंने एक बुक लिखी, अब उसको मार्केट में सेल करता हूं, तो जो पब्लिशर है, जो प्रिंट करने वाले हैं, वो उसे खरीद लेंगे। अब खरीदेंगे कैसे, वो कहेंगे ठीक है आप ये बुक हमें दे दें, हम प्रिंट करेंगे, आप हमसे पेमेंट दें फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब इसका मतलब है कि उसने ये इंटेंजिबल बाय किया इस पर्पस के लिए कि वो यूज करेगा और इससे बेनिफिट उठाएगा, और उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, और इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट्स जस्ट सॉफ्ट कॉपी। जैसे मैं उसको ईमेल कर देता हूं ये बुक है, इट्स जस्ट सॉफ्ट कॉपी। वो तो बुक उसने बनानी है, उससे प्रोडक्ट्स बनानी है, बुक इज अ प्रोडक्ट। मैं अगर कोई भी चले टेंजिबल भी खरीदता हूं, मशीन खरीदता हूं, मशीन से क्या बना रहा हूं, प्रोडक्ट ही बना रहा हूं। वो प्रोडक्ट एक लहदा चीज है, आप मशीन को लहदा रखिएगा, प्रोडक्ट को लहदा। इसी तरह ट्रेड कॉपीराइट में जो मैं बुक लिख रहा हूं वो सेपरेट है, जो बुक प्रिंट हो रही है वो प्रोडक्ट, ठीक है, वो एक लहदा चीज, ठीक है। इसी तरह एक बड़ा अहम होता है गुडविल। गुडविल क्या चीज है,
एनीवन, ये तो आपको पता होना चाहिए। किसी को आपने लोन दिया वो आपको वापस आना है, फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर या उसके बाद लोन से और भी अच्छा है तो वो आपको वापस। गुडविल को नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, एनीथिंग, रेप्यूटेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। मैं तो सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल में लेकर जाता हूँ। प्रैक्टिकल आज से बहुत अर्सा पहले की बात बता रहा हूँ, तो 15-20 साल हो गए जब मैं आई वॉज इन लाहौर और सीए को पढ़ाता था लाहौर में, वो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। लाहौर में एक जेल रोड है, जो गए होंगे शायद पता हो। जेल रोड में यहाँ पर रेस कोर्स पार्क है, इसके कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है, काफी बड़ा खूबसूरत सा बनाया है। ये आपसे नहीं है, ये 20 साल पुराना। यहाँ पे कभी एक बेकरी हुआ करती थी, शम्सा बेकरी के नाम से। एक डॉक्टर थे, उनकी बेकरी थी। और ये उस दौर की बात है जिस दौर में ये बेकरी का जो आज कॉन्सेप्ट चला ना, तहजीब और ये आपकी जो चली, ये उस टाइम नहीं होता था। तो शम्सा एक बहुत बड़ा नाम था लाहौर में, बड़ी बड़ी दूर से लोग आकर वहां खरीदते, बड़ी सक्सेसफुल बेकरी। इस बिल्डिंग की अगर वर्थ, मुझे एक्चुअल तो नहीं पता क्या वर्थ होगी, अगर सपोज 10 मिलियन है, तो मैकडॉनल्ड्स हैड ऑफर्ड 20 मिलियन। मुझे बता दो क्यों दे रहा है? बिल्डिंग की, उस जगह की बिल्डिंग नहीं, जगह की वैल्यू 10 मिलियन है, वो उसको डबल देने को तैयार हो गए। क्यों? हालांकि जो बिल्डिंग लैंड खरीद रहा है वो लैंड ही कहूंगा मैं उसको, उसने तो अपने हिसाब से बनाना ना, उसको लैंड ही कहूंगा। वो लैंड खरीद रहा है 1 मिलियन में, पे कर रहा है 2 मिलियन। जो एक्स्ट्रा 1 मिलियन पे कर रहा है वो किसके लिए पे कर रहा है? वो लैंड के लिए पे नहीं कर रहा है, वो रेपुटेशन के लिए। That is good. So reputation can be in the form of a person, in the form of a building, in the form of location, जिसको कहते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और उसके लिए कई दफा आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने को तैयार हो। अच्छा, अब आपको आजकल एक फ्रेंचाइज सिस्टम चल रहा है। अब फ्रेंचाइज सिस्टम में क्या मिलता है आपको, मुझे बता दो। क्या कोई फिजिकल चीज मिलती है? नहीं, वो एक पेपर का टुकड़ा होता है जिसपे एग्रीमेंट हो जाता है, और वो कहते हैं ठीक है इतनी अमाउंट पे कर दो, आप इतने सालों के लिए आप हमारा नाम यूज करो। तो ऑब्वियसली एक ह्यूज अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूं, दैट इज आल्सो अ गुडविल, उसका नाम ले रहा हूं, यूज कर रहा हूं। ब्रांड इज अ कॉपी, इज अ इंटेंजिबल एसेट, ब्रांड नेम। कुछ कंपनीज अपने नाम से नहीं पहचानी जाती, कुछ कंपनी अपने ब्रांड से पहचानी जाती है। यानी शायद मुझे ये पता ही नहीं है वो कंपनी कौन सी है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में, इज वेल नोन प्रोडक्ट, तो उस ब्रांड को भी वर्थ हो जाती है। यानी आप उसका नाम अगर ले लूं मैं एक एरिया में, और मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट मैं यहां पर सेल करूंगा बनाकर, और वो मुझे अलाउ कर देते हैं, तो वो मुझे फ्री में तो नहीं देंगे, ह्यूज अमाउंट पे करेंगे, दैट इज ब्रांड। ये सारे एग्जांपल इंटेंजिबल। अब अल्टीमेटली नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन एक ही है, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, दोनों में इसलिए बाय कर रहा हूं कि इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने। सर लोन दिया है किसमें? लोन तो मैंने वापस करना ना। नहीं, आपने किसी को दिया था? लोन अगर मैंने दिया हुआ है और उसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए है, तो वो आपका इंटेंजिबल है। नहीं, गुडविल वो सेपरेट निकला, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वो असल में इन्वेस्टमेंट है। अगर अगर फ्री में दे रहे हो, फ्री से मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इंटरेस्ट फ्री। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहे फिर वो अदर एसेट्स हो। सर लीजिंग पे दिया जाए, कोई हाउस हो जाए या कोई चीज लीजिंग पे दी जाए, जी, फिर वो किस में आएगा? डिपेंड तो ये करता है ना आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, पहले ये चीज डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो दो तरह बिजनेसमैन है, एक वो पर्सन जिसको लेसर कहते हैं, एक वो पर्सन जो लेसी है। पहले तो ये क्लियर करें आप क्वेश्चन किसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्या जो एसेट ले रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ये जो एसेट दे रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, दोनों में फर्क आएगा। मसलन अगर मैं एक गुड्स बाय करता हूं ना, तो मैं बाय कर रहा हूं, वो सेल कर रहा हूं, तो मीनिंग चेंज होगी, ठीक है ना। तो किसके पार्टी से क्वेश्चन कर रहे हैं?
ले रहा है, जो लीज ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो चीज आ रही है उसका नॉन करंट एसेट। और लीज होती है टेंजिबल के लिए, इंटेंजिबल के लिए लीज नहीं होती, क्योंकि रिस्क होता है ना, इसमें तो बहुत रिस्क होता है। आज गुडविल है, गुडविल तो एक लम्हे के लिए जाती है, ठीक है। गुडविल एक ऐसी चीज है जो बहुत फायदा देती है, लेकिन एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को गिरा देता है। बड़े बड़े ऐसे इंटरनेशनल केसेस हैं जहां पर एक इवेंट हुआ और वो गई, ठीक है। आपकी बहुत बड़ा स्टोर है टेस्को यूके में, पीएलसी इसको कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यूके में हम पाकिस्तान में लिमिटेड लिखते हैं ना वर्ड, कल मैं बता रहा था, पब्लिक लिमिटेड के लिए हम वर्ड लिमिटेड लिखते हैं, यूके में पीएलसी लिखा है। हर कंट्री का अपना है, ठीक है। यूएसए में आईएनसी लिखा जाता है, इनकॉर्पोरेशन। तो हर कंट्री का एक अपना तरीकाकार है, अपना लॉ है। तो टेस्को का एक स्कैम आया था सामने 2017 में। टेस्को दुनिया की लार्जेस्ट चेन है, जैसा पाकिस्तान के अंदर मेट्रो स्टोर वगैरह है, ये अब तो बहुत खुल गए ना, मेट्रो है और सेफ मार्ट है और पत्नी कौन से हाइपर लिंक, और अभी ये जो रिसेंट आया कराची का पार्टी, बट ये तो छोटे से। टेस्को दुनिया की लार्जेस्ट चेन, और ये 2017 में आज लार्जेस्ट चेन नहीं है, आज वॉलमार्ट उसे ऊपर निकल गया, सिर्फ एक छोटे से स्कैम की वजह से। उन्होंने अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए इन्वेंट्री ज्यादा शो कर, ठीक है। बाद में स्कैम सामने आ गया, ठीक है। जब स्कैम सामने आया पूरे का पूरा बिजनेस हिल के रह गया, और आज तक स्टेबल नहीं हुआ। 2020-21 शुरू हो गया, आज तक स्टेबल नहीं हुआ, जिसको कहते हैं गुडविल। गुडविल एक छोटा सा इवेंट हुआ, उसके पीछे इंटेंशन बैड थी उनकी, बुरी इंटेंशन थी, बुरी का वर्ड में यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, यानी उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, यानी एक किस्म का ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं, गलत बयानी कर रही है कि मेरा कमा कुछ रहा हूं बता कुछ रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह के स्कैम जो है ना वो इसको उड़ा देते हैं। तो इंटेंजिबल पे तो कोई भी लीज नहीं देगा, लीज देगा तो टेंजिबल, क्योंकि टेंजिबल वो एसेट की अपनी भी अहमियत होती है। अगर वो पैसे नहीं देगा एसेट उठा के दे देगा, उसने तो सिक्योर करना ना अपने आप, तो उस सूरत में ये इसमें पॉइंट टेंजिबल। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो वो लायबिलिटी भी है, तो मैंने पैसे दिए तो नहीं है, पैसे देने भी, वो लायबिलिटी भी। तो दो चीजें होती हैं, वो भी आगे जाके बताऊंगा। एक और कॉन्सेप्ट ड्यूअलिटी, अभी जरा ये 5 एलिमेंट हम डिस्कस करें, ठीक है। अब एसेट ये क्लियर हुआ, नॉन करंट एसेट। अब आइएगा करंट एसेट, ये क्या होता है? करंट एसेट्स लिखिएगा, एनी एसेट which can be converted into cash within a period of 1 year, within a period of 1 year। हर वो एसेट जो 1 साल के अरसे में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम नाम देते हैं करंट एसेट, ठीक है। अब देखो बिजनेस में मैंने आपसे कहा था शॉर्ट टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म। कुछ एसेट ऐसे हैं जो क्रिएट होते हैं फिर खत्म होते हैं, फिर क्रिएट होते हैं फिर खत्म होते हैं, उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता। जिसकी सबसे पहले एग्जांपल इटसेल्फ कैश है, जिसको कैश इन हैंड कहते हैं। कोई भी बिजनेस उठा, क्या उसके पास कैश नहीं पड़ा होगा एवरी टाइम? लेकिन आज जितना कैश है कल क्या उतना ही कैश होगा? नहीं, परसों कुछ और होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है। नॉन करंट एसेट, अगर मैंने बिल्डिंग खरीद ली है तो वो बिल्डिंग ही है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये कैश इन हैंड इज अ करंट एसेट। फिर कैश एट बैंक, सारा कैश में तो नहीं रखते ना, ज्यादातर कैश कहां पड़ा होता है आपका? बैंक में। तो बिजनेस में पेमेंट्स ज्यादातर चेक्स के थ्रू की जाती है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क, क्योंकि कैश एक ऐसी चीज है जो लॉस हो सकता है, ठीक है। इस वजह से उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम बैंक में रकम रखते हैं। जो बैंक में रकम है वो भी मेरा करंट एसेट है। क्यों? वर्डिंग को गौर से देखें, मैंने क्या लिखा?
the asset which can be converted into cash. इसको क्या मैं कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूँ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और जब जरूरत होगी मैं करवाऊंगा, बल्कि डेली जरूरत होगी, कैश आएगा भी बैंक में, इन भी होता रहेगा, आउट भी होता रहेगा, तो एक सर्कल चलता रहेगा। तो ये भी इसलिए करंट एसेट। तीसरा करंट एसेट जिसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे इनका कैश चेंज होता रहेगा हर महीने, तो इस वजह से क्योंकि अब किसी एक होता है ना, एक एसेट ऐसा है, लॉन्ग टर्म एसेट इसलिए कहते हैं किसी को, हालांकि कैश कभी खत्म तो नहीं होगा ना, 5 साल 6 साल जितना बिजनेस चल रहा है कैश होगा, फिर भी ये शॉर्ट टर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू फिक्स हो जाती है, या वैल्यू फिक्स नहीं, हर दूसरे दिन चेंज हो, इवन दूसरे दिन क्या हर कुछ घंटों के बाद भी आपको चेंज नजर आए, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, रोटेशन में, ठीक है। अब तीसरा आता है जी अकाउंट्स रिसीवेबल, इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं डेटर्स। ठीक, आप इसको ऐसे छोड़ दें, कॉमर्स पढ़ के आया, आई कॉम डी कॉम बी कॉम नहीं, तो अच्छी बात है, ये तो बस कुछ ही, क्योंकि मैंने बात करने लगा वो मुझको अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, खासतौर पे कॉमर्स का, जो आई कॉम बी कॉम था ही वर्स्ट, वहां मैं जब किताब देखता हूँ, बुक ओपन करता हूँ, मुझे नजर आता है कि अकाउंट रिसीवेबल अमेरिकन अप्रोच है, डेटर्स ब्रिटिश अप्रोच है। वो बुक में ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच के वर्ड्स लिखता है, ये अमेरिकन अप्रोच में ये वर्ड यूज करते हैं, ब्रिटिश अप्रोच में ये वर्ड यूज करते हैं। सारी जिंदगी गुजर गई मेरी अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ाते हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि ब्रिटिश अप्रोच है या अमेरिकन अप्रोच, इट्स रिडिकुलस, और मुझे नहीं समझ आती ये बुक्स में क्यों लिखा, और बुक्स चल रही है मार्केट में, और बाकायदा उस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है जहां पे हम गलत अकाउंटिंग पढ़ाकर बच्चों को यहां तक ले आते हैं। जिस वक्त मेरे पास आता है ना क्लास में कॉमर्स वाले बच्चे, उनसे मेरी बनती नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जब मुझे जवाब देते हैं ना, तो मुझे पता लग जाता है ये कॉमर्स से रिलेटेड है, ये पढ़ के आए, तो वो बिल्कुल उल्टे। अभी हम आगे जाएंगे तो एक ड्राइंग्स का वर्ड आता है, ड्राइंग्स हमारी फॉल करती है ऑनर्स, आप लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ, बुक ओपन करके देख लो, वहां लिखा हुआ है कि ऑनर्स इक्विटी इज फॉर ड्राइंग्स इज एक्सपेंस, यानी अकाउंटिंग ही गलत पढ़ा रहा है, चल रही है बस, अल्लाह अल्लाह करके। वो किताब जो मैंने 1987 में 88 में मैंने बीकॉम किया था, ठीक है, आज भी हले कॉलेज में जाओ मेरा नाम लिखा हुआ 1988 के सामने, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, ठीक है। तो अब हले कॉलेज के अंदर हम जो किताब पढ़ते थे ना, वो आज भी, और अकाउंटिंग में कितनी चेंज आ चुकी है वो तो हमें पता है ना, तो हम टीचर हैं, हमें पता है कि उस वक्त क्या थी अकाउंटिंग और अब क्या है। अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस करती है, ठीक है। एनीवे, तो डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल वन एंड सेम, ठीक है। हाँ, मैं इसको ये कहता हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच, वक्त के साथ चेंज आती है नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम डेटर्स यूज करते हैं, मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स रिसीवेबल, डजंट मैटर, दोनों एग्जामिनर यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग एक है। हाँ, इसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए ये होते क्या है अकाउंट्स, ठीक है। लिखिएगा, these are the customers of the business, these are the customers of the business, जी, ये डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल एक ही चीज है ना, मैंने अभी बोला ये एक ही चीज है। These are the customers of the business who have to pay any amount to us these are the customers of the business who have to pay any amount to us अगेंस्ट, क्यों देनी है उसने पैसे, हमें क्यों देने हैं, ये भी तो सवाल है ना। अगेंस्ट क्रेडिट परचेज
या क्रेडिट सेल्स, अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। अब मैं ये सेल अपने पॉइंट ऑफ से लिख रहा हूं, उसके लिए क्रेडिट परचेज हो, ठीक है। अब देखिए जब भी मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं कि मैं इसको बेचूंगा गुड्स को। मतलब मैं एक शॉप ओपन करता हूं सेल फोन की, सेल फोन खरीदे मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स के, क्यों खरीदे हैं? मैं इसको सेल करूंगा। किसको सेल करूंगा? कस्टमर्स को। कुछ कस्टमर आएंगे मुझे कैश दे देंगे, लेकिन कुछ कस्टमर्स को मुझे क्रेडिट भी देना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा। अब जिसको मैं उधार देता हूं ना वो मेरा एसेट है, तो उसको क्या कहूंगा मैं? अकाउंट रिसीवेबल। अगर मैं अपने पॉइंट से वर्डिंग लिखूं तो मैं क्या कहूंगा कि द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स मेड टू देम। ये वर्डिंग भी मैं लिख सकता हूं, यानी ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, क्यों? क्या हमने उनको क्रेडिट सेल की। तो ये हमारा करंट एसेट क्यों है? मुझे ये बताओ क्यों है? एब्सोल्युटली। कोई भी बिजनेस में है ना, आप उधार पे लेने जाओ कोई चीज, अगर मैं जनरल स्टोर पे तो होता है ना, मान लो पे चलता उधार, ठीक है, मैं भी अपनी चीजें उधार ले लेता हूँ कभी कभी, जाके महीने बाद पैसे दे दूँ। तो अब सवाल ये है कि ये जो मैं उससे ले रहा हूँ, क्या मैं उसको अगर जाके कहूँ यार मैं 2 साल बाद पैसे दूंगा, मुझे धक्के देके बाहर निकाल, ठीक है ना? वो कह लो भाई मौलवी मैंने बिजनेस चलाना है यार, तुम क्या कर रहे हो? सो ये जो बिजनेस में जो क्रेडिट होता है ना, ये डेज में होता है। अब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बहुत होगा तो मंथ्स में हो जाएगा, ये ईयर पे ज्यादा नहीं आता, इसलिए हम इसको करंट, क्योंकि ऑटोमेटिकली मैंने सपोज 1 महीने का क्रेडिट दिया, 1 महीने के बाद खुद कैश में कर, 1 साल से ज्यादा वो तो फिर नॉन करंट में चला जाएगा। अब तो 1 साल से ज्यादा होता है, ठीक है जी, बिल्कुल आ जाएगा नॉन करंट, यही अकाउंट रिसीवेबल नॉन करंट बन जाएगा। मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं, कोई मसला। BMW जानते होंगे, नाम से ही समझ आ गई, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, एक लग्जरी कार से बनाता है। इन्होंने 2012 में नई पॉलिसी लॉन्च की, क्योंकि काफी कॉस्टली कार्स है, ये सस्ती तो है नहीं, तो वहां पर ये जो मिडिल इनकम पीपल है वो तो नहीं बाय कर सकते इधर, कोई दुनिया में कोई मिडिल इनकम जो है ना, मिडिल इनकम समझ गए, तो लो तो छोड़ ही लो ना, एक मिडिल इनकम वाला भी ये बाय नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सेल बढ़ा ली थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिडिल इनकम को टारगेट किया, उन्होंने कहा जी कि हम आपको ये गाड़ी सेल करेंगे, अब 3 साल में पेमेंट करते हैं 4 साल। अब देख लो, अब ये भी तो सेल ही कर रहे हैं गाड़ी, अब इससे बहुत सेल बढ़ी होगी, क्योंकि मिडिल इनकम पीपल जो है हर एक की ख्वाहिश है मैं BMW रखूं, और अगर मुझे कोई ये कह दे कि जी 4 साल बाद पैसे दे देना या 4 साल में दे देना, मैं तो खुशी से उठा लूंगा, ठीक है। और मुझे अभी कह जी अभी पैसे देके BMW लो, मेरा दिमाग खराब है, मेरे पास और खर्चे भी करने के पैसे नहीं है, तो मैं BMW उठा लूं। सो दीस आर द थिंग्स, ये अकाउंट रिसीवेबल जिसके क्रिएट हो रहे हैं वो फिर करंट एसेट नहीं रहेगा, वो नॉन, ठीक है, ये हमेशा याद है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट, आपकी जो लेवल है ना इंट्रो लेवल, ये तो आपने क्वेश्चन किया तो मैंने एग्जांपल दे दी, ये हो गया, ठीक है। लेकिन वो आगे जाओगे जब एफर्ट 1 में, तो हम नॉन करंट वाला पोर्शन भी इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रो तक ही इस करंट, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, अगेन इसका ट्रेडिशनल नेम है स्टॉक। स्टॉक लिखिएगा जी, इसकी डेफिनेशन बढ़िया है, एनीथिंग परचेज्ड with the intention of resale, with the intention of resale। रुकिएगा यहां पर एक लम्हे के लिए, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करवाता हूं। नॉन करंट एसेट में आए, हमने क्या पढ़ा था, एनी एसेट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज। यहां मैं क्या बात कर रहा हूं,
एनी एसेट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। अब गौर से सुनिए, ये फर्नीचर है, अगर मैं फर्नीचर इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं इसको यूज करूंगा तो ये नॉन करंट एसेट। अगर यही फर्नीचर मैं इस इंटेंशन के लिए खरीद रहा हूं कि मैं इसको सेल करूंगा, ये करंट एसेट। अगर हम खरीद रहे हैं इसलिए कि एक साल बाद यूज करके बेच देंगे, फिर भी करंट में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा, इन्वेंट्री में नहीं आएगा। असल में पहले चीज तो ये है कि हम, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो जब हम कोई एसेट खरीदते हैं यूज के लिए, उसकी लाइफ को, उसकी एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, उसको मेजर किया जाता है। आप चाहे जितना मर्जी कह लीजिए मैं एक साल बाद बेच दूंगा, इकोनॉमिक लाइफ क्या कहती है मुझे बताओ। उसकी इकोनॉमिक लाइफ कहती है कि एक साल से ज्यादा इसका वैल्यू, ये एक साल से ज्यादा यूज हो सकता है, तो हम उसको नॉन करंट रखेंगे, ठीक है, उसको हम नॉन करंट रखेंगे। बेशक आप साल के अंदर बेच दो, कई दफा ऐसा होता है, मैं सब मैंने ये मशीन खरीदी है, चलो ये भी मैं बता दूं, ये खरीदी भी इसलिए कि 5 साल यूज करूंगा इसको, लेकिन 6 महीने के बाद मैं इसको बेच देता हूँ, वो तो बात का मसला है ना। अब इस गौर से मेरी बात हो रही है, जिस दिन खरीद रहे हो उस दिन की बात करो। एक चीज खरीदी है आगे रीसेल करने के लिए, उसको यूज नहीं किया, लेकिन वो आपके पास साल से ज्यादा पड़ी रहती है, वो तो बिजनेस में होता है, तब भी वो स्टॉक है, वो तो फिर देखें नहीं, उसको फिर आप कहते हैं पुअर मैनेजमेंट। एक मैनेजर होने के नाते आपका क्या काम, इफ आई एम एन इन्वेंटरी मैनेजर और मैं ये देख रहा हूं कि ये गुड सेल नहीं हो रही, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फॉरेन एक्शन लेना चाहिए, वो तो बाय नेचर करंट है ना। देखो अगर वो नहीं बिक रही तो उसमें इसकी अकाउंटिंग की नेचर का फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि आप मुझे ये बता दो, फिर अगेन वही बात आती है, जिस दिन खरीदा था क्या उस दिन कह सकते थे ये साल बाद बिकेगा? नहीं। और अगर मुझे पता है कि ये चीज नहीं बिकेगी या बहुत टाइम लगेगी, मैं उसको खरीदूंगा नहीं। मैं एज ए बिजनेसमैन मेरी कोशिश क्या होगी कि वो चीज खरीदूं जो बिके। हाँ, कुछ चीजों में बाय लॉ एक प्रॉब्लम है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये फार्मेसीज होती है, फार्मेसीज होती हैं, ये जैसे टी वॉटसन वगैरह, इनके पास एक मेडिसिन तो नहीं है, कई किस्म की मेडिसिन। इनमें से एक मेडिसिन होती है जिसको कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, और वो बड़ी इमरजेंसी में यूज होती है, एक्सट्रीमली, यानी ये समझ लें कि वो डू और डाई सिचुएशन पे लगाई जाती है, इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये इंजेक्शन उनके पास पड़े होते हैं, अब एक फार्मेसी वो बाय लॉ इतनी क्वांटिटी रखना जरूरी है ताकि किसी की जान को बचाया जा सके, लेकिन अगर वो नहीं बिकता, हालांकि उनको भी पता होता है शायद एक साल में हमें कोई कस्टमर ना आए, लेकिन वो लीगल रिक्वायरमेंट है, लेकिन शायद का लफ्ज यूज कर रहा हूं ना, कंफर्म तो नहीं है, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है साल बाद आए, तो उसको रखना जरूरी है। अब अगर वैसे बाय नेचर में बिजनेस इन्वेंट्री मैनेजर हूं, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा ऐसे मेडिसिन को रखने के लिए, मैं कहूंगा वो मेडिसिन रखूं जो फौरन कैश में कन्वर्ट हो, रोटेशन रखें, जो रोटेट करेंगे वो प्रॉफिट होगी। लेकिन कुछ जगह पे बिजनेस रिक्वायरमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको करंट ही कंसीडर करेंगे, नॉन करंट कंसीडर नहीं करेंगे। समझ आ गई ये बात? तो लिहाजा मैं फिर उसी डेफिनेशन को आगे लेके जा रहा हूं। मैंने क्या लिखा, एनीथिंग परचेज विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, आगे लिखे बट स्टिल रिमेन्ड अनसोल्ड, but still remained unsold at year end, at year end। लेकिन जब साल खत्म हुआ तब भी वो सेल नहीं। इसका ये मतलब नहीं लेना आपने कि जी वो पूरा साल पड़ी गई, बल्कि मतलब क्या है, आप कोई भी बिजनेस उठा लो, सक्सेसफुल से सक्सेसफुल बिजनेस उठा लो, इवन मेट्रो की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, मेट्रो स्टोर में जाओ, जब भी जाओगे रश मिलेगा और लोग वो ट्रॉलीज भर भर के ले जा रहे हैं, स्टॉक तो खत्म नहीं। क्यों? साथ साथ खरीद रहे हैं, साथ साथ बाय हो रहा है, साथ साथ अब साल खत्म होगा, क्या स्टॉक जीरो हो चुका होगा? नहीं, जो नहीं बिका वो हमारा स्टॉक, ठीक है। जो चीज मैंने इसलिए खरीदी कि मैं इसको सेल करूंगा और साल के एंड पे मैंने देख लिया मेरा स्टॉक कितना पड़ा है,
तो स्टॉक हमारे पास लास्ट में। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या रोज स्टॉक सेम होगा? वेरी सिंपल। आज स्टॉक कुछ और है, कल स्टॉक कुछ और है, परसों कुछ और है। कभी ज्यादा हो रहा है स्टॉक, कभी कम। तो इसलिए हम इसको करंट एसेट है। दूसरा, ये करंट एसेट बिल्कुल डेफिनेशन में देख लो, क्या डेफिनेशन पड़ी है? एनी एसेट which can be converted into cash within a period of 1 year। तो इन्वेंट्री जितनी भी है, ठीक है, उसमें 99% इन्वेंट्री ऐसी होगी जो 1% छोड़ देते हैं, इसको ऑब्सोलीट कहते हैं। 99% इन्वेंट्री शायद ऐसी हो जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। टेक द केस ऑफ अ जनरल स्टोर। एक जनरल स्टोर में कुछ आइटम ऐसी होती है जो डेली बिकती है। एग्स, आज विंटर है तो एग्स, ब्रेड, बटर, ये वो चीजें जो डेली सेल होती है। इवन मिल्क, टेट्रा पैक जो होते हैं, ठीक। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डेली भी सेल होती है, शायद वीकली सेल होती है। कुछ ऐसी है जो मंथली सेल होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साल साल पड़ी है, ठीक है। अगर साल पड़ी है तो इसका मतलब है पुअर मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट। ये जो अक्सर ब्रांड्स होते हैं ना, ब्रांड्स बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, ठीक है, जिसमें हैंग टेन वगैरह जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, इनके अक्सर सेल लगती है 50% ऑफ, ठीक है। तो मैं तो इसके इंतजार में बैठा हूँ कब लगती है 50%। बेसिक इसमें थीम क्या होता है, ठीक है। इसमें बड़ी रिसर्च करते हैं, बहुत रिसर्च। बेसिकली इसमें थीम ये होता है कि इसमें दो किस्म की चीजें होती हैं। एक वो चीज होती है जो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। Now the people taste have changed. Now people would not prefer to buy these goods. ये भी सेल हो जाएगी उनकी, लेकिन it will take time। तो ये कंपनी क्या करती है कि ये ऑफ लगा देती है, तो प्रॉफिट तो कमा चुकी होती है। हो सकता है ये कॉस्ट से भी कम पे बेच रही हो। हकीकत बता रहा हूं, कुछ चीजें कॉस्ट से भी कम पे बेच। उसका मकसद क्या होता है? बजाय ये डेड पड़ी नहीं, इसको हम डेड स्टॉक कहते हैं। ऐसा स्टॉक जो सेल ना हो रहा हो उसको हम डेड स्टॉक करते हैं। वो उसको फौरन कैश में कन्वर्ट करते हैं। जब कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उससे वो चीजें बाय करते हैं या वो प्रोडक्ट लाते हैं जिनका टर्न आउट हाई हो, ऑटोमेटिकली वो लॉसेस रिकवर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉलिसीज है। और ये और साथ साथ ये भी लगा होगा इसके साथ छोटा सा स्टेरिंग बड़ा लगा होता है, और यहाँ जो स्टेरिंग के नीचे लिखा होता है वो ये इस तरह लिखा होता है, पढ़ा ही नहीं जाता। जहाँ इधर इन्होंने 50% डिक्रीज किया वहाँ वो इंक्रीज कर दिया। ये न्यू ब्रांड में तो आप देखिए प्राइस कितनी हाई कर देते हैं। जो न्यू ब्रांड आता है या न्यू सॉरी प्रोडक्ट आती है, जिसको वो लिखते भी है न्यू अराइवल, उसकी प्राइस देखो वहाँ प्राइस से बहुत ज्यादा होती है। कवर तो गाली देते हैं किसी ना किसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि वो नुकसान में रहते हैं, तो बल्कि उसका तो टर्नओवर भी फास्ट होता है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी नई चीज आए तो हम पहले खरीदें। पूरी दुनिया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। तो आप उनको टारगेट करते हैं कि ये लोग पहले खरीद लेते हैं, उसके बाद जो प्राइस थोड़ी सी कम होती है, इसको हम कहते हैं प्राइस स्किम करते हैं। इसको प्राइसिंग स्किमिंग कहते हैं। तो पहले हाई प्राइस चार्ज करो, फिर प्राइस कम। एक नया फोन आता है, नया मॉडल, इसकी प्राइस शुरू में बड़ी हाई होती है, फिर ऐसा ऐसा देखो प्राइस कम होती है। तो जो पहले प्राइस होती है उसको आर्टिफिशियल प्राइस कहते हैं, इट्स नॉट ओरिजिनल प्राइस। ये असल में उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो हाई प्राइस पे करने को तैयार है, और वो उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, पहले उनसे पैसा उठाते हैं, फिर आपको नॉर्मल प्राइस आहिस्ता, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं आता। आप अक्सर देखते हो, क्योंकि मैं भी जब मोबाइल खरीदता था, जब नया नया आने ना, मैं कहता क्यों खरीदूं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो कम हो जाता, 3 महीने सब्र कर लो, ठीक है। सो अब मैं अगेन बता रहा हूं, इज अ मेंटल अप्रोच ऑफ द बायर। हर बंदे की मेंटल अप्रोच डिफरेंट है, मेरी मेंटल अप्रोच डिफरेंट है, तो मैं मेरा टारगेट मार्केट कुछ और होगी। आपकी मेंटल अप्रोच डिफरेंट है तो आपकी टारगेट मार्केट और होगी। सो एनीवे, ये तो एक लंबी कहानी चली जाएगी, इसके तो ज्यादा डिस्कशन होती है। ये भी मैंने 4 एग्जांपल लिखे, दीज आर नॉन एज करंट एसेट्स, ठीक हो गया। ये अभी तक, अभी से सिर्फ मैंने पहला एलिमेंट आपसे डिस्कस किया, एक दफा ओवरव्यू करके आगे बढ़ रहा हूं। एसेट्स हर वो चीज है जिसको हम ऑन करते हैं और स्पेसिफिकली कंट्रोल करते हैं। और इसमें 2 आते हैं नॉन करंट एसेट, जिसमें टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी है, और करंट एसेट जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी है। ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं,
इनको हम नाम देते हैं हेड ऑफ, किसी एक जगह लिख रहा हूं, हेड ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ये भी जरा रुकिएगा, दोबारा यहां आइए, मैंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। एलिमेंट ऑफ अकाउंट मेन कैटेगरी है, इसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो क्या है, हेड ऑफ अकाउंट। जब मैं कोई चीज लिखूंगा, जिस फॉर्म में लिखूंगा उसको हेड ऑफ अकाउंट कहते हैं। मैंने ये ऊपर क्या लिखा, हाउ टू रिकॉर्ड, मैंने कहीं एसेट का वर्ड नहीं लिखना, रिकॉर्डिंग करते वक्त एसेट का वर्ड नहीं लिखना, मैंने बल्कि क्या लिखना है, हेड ऑफ अकाउंट। तो इसलिए मैं एग्जांपल्स देखूं, जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहां से उठाएंगे, तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि ये स्टॉक है, ये आपने खुद जज करना है कि ये स्टॉक है। वर्डिंग क्या क्या लिखवाई है, एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो इस वर्डिंग से आइडिया लगाते हैं, ठीक है जी। अरेज कर दूं, आइएगा जी सेकंड, लायबिलिटीज। लायबिलिटी का वर्ड लिख लो या लायबिलिटीज का वर्ड लिख लो, डजंट मैटर, एक से ज्यादा हो तो लायबिलिटीज होगी प्लूरल। व्हाट इज लायबिलिटी, लिखिए, एनी अमाउंट liable to pay to outsiders against some consideration ठीक है। इसको हम दूसरे लफ्जों में ऑब्लिगेशन भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये वर्ड भी मैं यहां लिख देता हूं, ऑब्लिगेशन। लेकिन एलिमेंट में हम वर्ड यूज करते हैं लायबिलिटी। जब मैं लिखता हूं ना एनी अमाउंट लायबल टू पे, तो ऑब्लिगेशन ही होगी। जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं एनी अमाउंट लायबल टू पे, तो दिस इज ऑब्लिगेशन, ठीक है। सो ऑब्लिगेशन यानी एक अमाउंट मैंने पे कर दी है आउटसाइडर को। आउटसाइडर कौन है, जो मेरे बिजनेस के अलावा जो पर्सन होगा जिससे मैं डील कर रहा हूं, वो आउटसाइडर जी। कस्टमर भी, सप्लायर भी, ठीक है, ये सारे आउटसाइडर। मैंने इनको अमाउंट पे करनी है, क्यों पे करनी है, अभी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, यानी इसका मतलब कि पहले उससे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो चुकी है, उसके अगेंस्ट अब मैंने उसको रकम वापस। सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैंने किसी बंदे से पैसे लिए उधार, लोन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो मैंने आखिर वापस करने के लिए, जिस दिन मैं लोन लूंगा उस दिन मैंने ये अमाउंट उसको, उसके बाद मैंने ये मेरी लायबिलिटी बन गई क्योंकि मैंने ये अमाउंट उसको वापस कर दी, ठीक है। सो दिस इज नॉट एज लायबिलिटी। लायबिलिटी की दो टाइप्स होती हैं अगेन, एक करंट लायबिलिटी, पहले नॉन करंट लिख लो, नॉन करंट लायबिलिटी, और सेकंड करंट लायबिलिटी। क्या फर्क है दोनों में, अगेन वही वर्ड, नॉन करंट को हमने क्या कहा था, लॉन्ग टर्म, करंट को क्या कहा था, शॉर्ट टर्म। वहां नॉन करंट और करंट की तो बहुत लंबी डिटेल थी, यहां कुछ भी नहीं है। एनी अमाउंट लायबल टू पे विद इन 1 ईयर इज करंट लायबिलिटी, मोर देन 1 ईयर। अगर मैंने कोई अमाउंट वापस करनी है किसी पर्सन को 1 साल से ज्यादा अरसे में, मोर देन 1 ईयर, वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। अगर किसी पर्सन को मैंने अमाउंट पे करनी है विद इन 1 ईयर, वो मेरी करंट लायबिलिटी होगी। फर्क सिर्फ, ठीक है जी। अब नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, एग्जांपल क्या माइंड में आती है, इसकी जो एग्जांपल तो बेशुमार है, लेकिन हमारे सिलेबस में इंट्रो लेवल पे सिर्फ एक, एंड दैट इज बैंक लोन।
आप बिजनेस के लिए जो बैंक से लोन लेते हो वो नॉन करंट लायबिलिटी, क्यों? यस, आप जो भी लोन लेते हो मिनिमम भी देखो ना, बिजनेस में 5 साल से कम नहीं हो, 20-20 साल तक भी बिजनेस में, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म लोन करते हैं, तो यानी ये रकम मैंने 5 साल के अरसे में पे करनी है, अगर 5 साल के लिए लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लोन लिया है, अमाउंट ली है 1 साल से कम अरसे के लिए, फर्ज करें अगर लोन लिया है 3 महीने के लिए, फिर वो नॉन करंट नहीं है, वो क्या बन जाएगा? करंट, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी के एग्जांपल देखें। सबसे पहले एग्जांपल मैं लिख रहा हूं जी, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। इसका दूसरा नाम ट्रेडिशनल अप्रोच में क्रेडिटर्स भी कहते हैं, वहां पर डेटर्स का और यहां पर क्रेडिटर्स, ठीक है। अब क्रेडिटर्स क्या हुए? डेटर्स पढ़ चुके हो ना, तो क्रेडिटर्स क्या हुए? डेटर तो हुए जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर वो होंगे जिसको हमने पैसे देने। अब मैंने क्यों देने उसको? अगर गुड्स खरीदी है तो, ठीक है। तो लिखिएगा इसकी डेफिनेशन, इसकी भी थोड़ी सी वर्डिंग, डेफिनेशन क्या वर्डिंग लिख लो। द सप्लायर्स अकाउंट्स पेएबल, वहां पे मैंने क्या वर्ड यूज किया था अकाउंट रिसीवेबल में? द कस्टमर्स। यहां वर्ड यूज कर रहा हूं द सप्लायर, क्योंकि जिससे मैंने पेमेंट करनी है वो कस्टमर तो हो नहीं सकता, कस्टमर से तो मैंने पैसे लेने होंगे ना, और सप्लायर को पैसे देने होंगे। द सप्लायर टू whom payment is made, WHOOM, to whom a payment has to be made against credit purchase, to whom क्या बोला था मैंने? अमाउंट इज टू बी, हैज टू बी पेड, द सप्लायर टू होम पेमेंट, हाँ कोई भी लिख लो, अमाउंट हैज टू बी पेड, पेमेंट हैज टू बी मेड, ठीक है। अमाउंट हैज टू बी पेड अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, अगेंस्ट क्रेडिट परचेज। सर ये तो क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के बारे में बता रहे हैं। जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखें, पहली चीज, सबसे अहम चीज जो है ना, वो मैंने एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखवाया। ये इतना अहम है कि अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा मैं कंफ्यूजन में आ जाऊंगा। कैसे? क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो 2 बंदों के दरमियान हो रही है, ऐसी सी बात है, एक के दरमियान तो नहीं हो सकती, 2 बंदों के दरमियान हो रही है। अब मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, ये जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन परचेज भी है, सेल भी है। बड़ी बात समझो, एक ही ट्रांजैक्शन परचेज भी है, सेल भी है। मैं अगर गुड सेल कर रहा हूं, जिससे सेल कर रहा हूं वो क्या कहेगा? परचेज। अब उसके पॉइंट ऑफ से देखूंगा तो कुछ और होगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ से देखूंगा तो कुछ और है। अगर मैं कहता हूं क्रेडिटर, वो कहेगा डेटर। तो इसलिए पहली चीज बहुत जरूरी है कि हम जरा इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ से। हमारा बिजनेस है, मेरे पास एक कस्टमर आता है और मुझसे गुड्स लेके चला जाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैंने उससे पैसे लेने हैं या उसको देने हैं? अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा, ये अकाउंट रिसीवेबल, समझ आ गई? अब मैं किसी से कोई गुड्स खरीदता हूं और उसे कहता हूं मैं 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, एग्री हो जाता है। अब मैंने गुड्स ले ली, अच्छा मैंने गुड्स ली, तो बताओ मैंने उसे पैसे देने हैं या लेने? टू होम द अमाउंट हैज टू बी पेड इन फ्यूचर, ऑब्वियसली फ्यूचर ही होता है, टू बी का वर्ड तो फ्यूचर ही होता है। अकाउंट रिसीवेबल होते हैं सर, वो तो लायबिलिटीज में नहीं है। क्यों? उससे पैसे लेने हैं, वो एसेट है। सर एसेट रहेगा ना। हाँ, ये मैं अकाउंट्स पेबल की बात कर रहा हूँ, ये लायबिलिटी। वो तो एग्जांपल में से क्वेश्चन दिया था कि रिसीवेबल और पेबल एग्जांपल दे दो, वो मैं बता रहा हूँ। सर एक अगर चीजें आपने लेने हैं, सब अकाउंट रिसीवेबल में आएगा, और अकाउंट रिसीवेबल लायबिलिटीज में नहीं है। नहीं, ऐसा
हाँ वो एसेट। लेकिन जो अगर मैंने किसी को पैसे देने तो वो अकाउंट्स पेबल होगा या क्रेडिटर होगा, और क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी। आगे समझ में आया? ठीक है। शुरू में होता है कंफ्यूजन रहेगी आपको, मैंने पहले कहा था ये एक नई चीज आप सीख रहे हो, तो शुरू में बड़े क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, ठीक है, बस से आते हैं ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे क्लियर होती जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर, मैं आपको हमेशा ईमानदारी से बता रहा हूँ, 30 से 35-40% भी अंडरस्टैंड कर गए हो ना, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। 100% तो यहाँ नहीं समझ आएगी कि इतने हिस्से से मैं पूरी अकाउंटिंग कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आइडिया माइंड में आना शुरू होना चाहिए, और कंफ्यूजन रहनी चाहिए, कंफ्यूजन रहनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन भी नहीं रह रही इसका मतलब फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है ना, फिर कुछ भी नहीं समझ आ रहा। सो तो मैं अक्सर मजाक में कहा करता हूँ, बात तो फैक्ट भी है कि मेरी बात समझ आए ना आए, चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अच्छा एक मतलब देखो इसकी एक बड़ी लॉजिक है, जब एक बंदा जो ना ऐसे बैठा होगा अजीब तरीके से, खौफनाक तरीके से, वो टेंशन में बैठा हुआ है, वो एक टेंशन नेचुरली, वो एक टेंशन में बैठा हुआ है। और जब एक शख्स टेंशन में बैठा होगा ना, जो समझ आ भी सकती है ना, इंशाल्लाह वो भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप रिलैक्स बैठते हो, चेहरे पे मुस्कुराहट आती कब है, जब आप रिलैक्स बैठते हो, वही नेचर, ठीक है। और जब आप रिलैक्स बैठते हो, नहीं भी समझ आ रही तब भी आप रिलैक्स बैठे हो, लेकिन आप चूंकि इस स्टेट में हो कि जो समझ आ सकती है वो समझ लो, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात, ये तो कुछ भी, ये तो आम जिंदगी की बात है, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से खूबसूरत चीज हो ही नहीं सकती। आप जिंदा करके तो देखो, आप करके तो देखो, अपने आप को रिलैक्स करके तो देखो, क्यों नहीं समझ आती ऐसी की कैसे। ये तो दुनियावी बातें जो बाकी मैं कर रहा हूँ, असल बात है। तो इसलिए रिलैक्स कर, रिलैक्स होते तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आए, ठीक है। अगेन 100% नहीं अभी। सो अब थोड़ा सा आइडिया हुआ चीज का। अकाउंट्स पेबल आर द क्रेडिटर्स और सप्लायर टू होम अमाउंट इज हैज टू बी पेड इन फ्यूचर अगेंस्ट क्रेडिट परचेज। जो आपने कमेटी वगैरह डालते हैं, ये किसी बैंक लोन की तरह होता है। कौन सी कमेटी जो है वो बेसिकली वो एसेट, वो लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है। अच्छा वो बाय नेचर दोनों चीजें हैं, देखिए कैसे। बस अभी जब मैंने पहली कमेटी दी, तो जो मैंने अमाउंट दी है वो मैंने वापस ले लिया, कमेटी वापस ही मिलती, अगले महीने मेरी कमेटी निकल आती, तो सारी रकम मुझे मिल गई। तो अब जो मसाल के तौर पर 20,000 रुपए की कमेटी में दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए की कमेटी, पहले महीने में 20,000 दूंगा तो मैं रिसीवेबल बुक कर दूंगा, तो मैंने 20,000 वापस ले लिया, आप वापस तो मिलने मिलने। अगले महीने 20,000 दूंगा तो कितना हो जाएगा, लेकिन साथ ही मुझे 2 लाख मिल जाता है। अब 1,60,000 मेरी लाइबिलिटी है, ये बाय नेचर हो, जैसे जैसे मिल जाती है ना वो बाकी हिस्सा लाइबिलिटी का, क्योंकि अब मुझे आगे पैसे मिलने नहीं है, लेने, ये लॉजिक होती है, ठीक है। ये छोटे बिजनेसेस में अक्सर ये होता है, कमेटीज का सिलसिला होता है मार्केट्स में खास तौर पर, तो इसको हम इस तरह हैंडल करते हैं, ओके। दूसरा ये, अब मैं यहाँ एक लफ्ज और बोल रहा हूँ बड़ा अहम, अकाउंट रिसीवेबल की डेफिनेशन में वर्ड क्या आया है, सेल्स, क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे वर्ड क्या आया, क्रेडिट परचेज, यानी अकाउंट पेबल सिर्फ परचेज के अगेंस्ट होगा और अकाउंट रिसीवेबल सेल। कौन सी सेल और कौन सी परचेज, गुड्स, गुड्स। अगर मैं कोई और चीज खरीदता हूं, अब सुनिए, मैं फर्नीचर खरीद लेता हूं, अब फर्नीचर मैंने सेल के लिए नहीं खरीदा, मैं किस लिए खरीदा है, यूज, और उसमें भी कुछ रकम उधार कर लेता हूं, होता है, ये अकाउंट्स पेबल नहीं है, ये अकाउंट्स पेबल नहीं है, ये अदर पेबल है, ये ज़हन में रखना है। अकाउंट पेबल स्पेसिफिकली उन गुड्स के लिए होता है, उस परचेज के लिए होता है जिसके अगेंस्ट मैंने पैसे, यानी वो गुड्स सेल कर दी, हाँ होगा गारंटी, वो फिर अदर पेबल कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक मैं और ले रहा हूं, एक्सपेंस पेबल, नाम नहीं लिख रहा एक्सपेंस का, एक्सपेंस पेबल, ये क्या चीज है,
ये भी करंट लायबिलिटी। जैसे आपके पास बिजली का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, जिस दिन बिल आ गया ना वो आपका एक्सपेंस हो चुका है कि नहीं? बिल्कुल हो चुका। यूज करोगे तो आएगा, पूरा महीना बिजली यूज की, रीडिंग ली, फिर बिल आएगा। जिस दिन बिल आ गया वो पेबल, अब आपने उसको पे करना। कब पे करना? विद इन ड्यू डेट। और डे विद इन ड्यू डेट तो मंथ तो दूर की बात है, डेज में होगी। बल्कि कई दफा तो बिल आता है तो डेट गुजर चुकी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी होता है। ठीक है, तो बस पहले हो तो बेसिकली ये इसलिए ये करंट लायबिलिटी विद इन डेज हमने इसको पे कर। ठीक है, अब आइएगा एक करंट लायबिलिटी पड़ी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी को आइडिया है ये होता क्या? बैंक को इसको ओडी कहते हैं हम, ओडी कवर प्रैक्टिकली डेप्थ लग रहा होता है। ओडी जितना ओडी चल रहा है, ओवरड्राफ्ट। इसको समझाने से पहले मैं इसके साथ लिंक करूंगा एक एग्जांपल। आपका हर, जैसे मैंने कहा था हर बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होता है। आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 25,000 और आप चेक देते हो, किसी को लिख के देते हो, चेक देते हो, चेक दे देते हो 35,000। क्या बैंक कैश कर दे? जी बताइए, कर दे? मुझे भी बताओ, ऐसा बैंक में भी जाऊंगा अभी 10-15 चेक तो मैं कैश करवा लूंगा। मतलब मेरे अकाउंट में 25,000 पड़े हैं, मैं 35 का चेक दे देता हूँ, बैंक तो डिस्काउंट कर देगा। बैंक कहेंगे इसके पास बैलेंस मौजूद नहीं, वो भी मैं उसकी तरफ आता हूँ, वो भी आता हूँ। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में तो ऐसा ही है ना। लेकिन बैंक अपने कस्टमर्स को एक फैसिलिटी देता है, ये हर एक को नहीं होती। मैं जाऊंगा तो मुझे तो नहीं देगा, बिजनेसमैन के साथ जब एक इंटरेक्शन हो जाता है बैंक का, बैंक अपने फैसिलिटी देता है जिसको नाम देते हैं ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी का नाम है, इसमें कोई लोन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक लिमिट होती है इसकी, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं। बस अब मुझे अगर 5 लाख रुपए की लिमिट मिल गई है, यानी इसका मतलब है मैं 5 लाख तक जब चाहूं बैंक से पैसे ले सकता, जब चाहूं। ठीक है, अब मैंने अब ऐसी सिचुएशन हो तो मैंने 25,000 मेरे बैलेंस पड़ा हुआ, चेक लिख देना 35,000, ऑब्वियसली बैंक ऑनर कर देगा। जब बैंक ऑनर करेगा तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी इसका माइनस का मतलब है कि अब 10,000 मैंने बैंक से लेना नहीं है, मैंने वापस करना है। इस दिस इज नॉन बैंक। बिल्कुल लगता है इस पे डेली इंटरेस्ट होता है, डेली बेस, इसकी कैलकुलेशन डेली होती है। लेकिन ये इकोनॉमिकल होता है इसलिए कि एक तो ये 5 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, लोन 5 लाख का लिया तो 5 लाख का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, और उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन लोन अप्रूव होगा, चाहे मैं यूज करूं या ना करूं। बैंक ओवरड्राफ्ट का फायदा ये होता है कि जितनी अमाउंट यूज करूंगा उतना इंटरेस्ट होगा, उतनी अमाउंट पर, और पर डे के हिसाब से होगा। अब मैं दूसरे दिन पे कर देता हूं ना, ये 10,000 पे कर देता हूं दूसरे दिन, तो एक दिन का इंटरेस्ट पे करना, और वो भी इस अमाउंट पर जो यूटिलाइज है। इस लिहाज से ये बिजनेस को ना चलाने के लिए होता है। ये अक्सर ये लोन उस तरह लोन नहीं है कि जी मैंने इंस्टॉलमेंट में पे करना, ये मेरे ऊपर है, मैं जैसे मर्जी पे करूं। लेकिन करना ये होता है रोटेशन में रहते हैं। अगर मैं ये रोटेशन में नहीं रखता तो ये याद रखिएगा बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आम लोन से बहुत हाई होता है। बस अगर मैं आज बैंक से लोन लूंगा तो 12-13% पे मिल जाएगा, और अगर मैं ओडी लूं तो ये 25-26% डबल होता है ऑलमोस्ट। तो ये उस तरह हिसाब से बहुत कॉस्टली है। लेकिन इकोनॉमिकल कब है? जब जरूरत के तहत इसको यूज करें। आप समझ गए लफ्ज, जरूरत के तहत। जब लूंगा तो फैसिलिटी पड़ी है मेरे पास, कोई मसला नहीं, वो तो फैसिलिटी का नाम है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तब क्रिएट होता है जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से निकलवा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकालोगे वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। और ये करंट लायबिलिटी क्यों है?
ऑब्वियसली डेज में पे करते हैं, ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम जो होता है ना 1 साल के लिए होता है। हाँ, इसकी कैलकुलेशन भी चल रही है। जैसे ही आपने विड्रॉ करा, इवन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज सुबह में मॉर्निंग में 9:30 बजे मैं 10,000 में खुलवा लेता हूँ बैंक से, ओवरड्राफ्ट हो गया, शाम बैंक को बंद होने से पहले मैं जमा करा लूँ, मुझे उस दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ा, क्योंकि असल में ये शाम क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, उस पर कैलकुलेट करना। क्लोजिंग बैलेंस समझ लो ना, जब बैंक क्लोज हो टाइम होना है उस टाइम जो बैलेंस आ रहा है ना बॉडी का, उस पर वो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है आजकल, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम, कौन सा मैनुअल कैलकुलेशन होनी है, सॉफ्टवेयर ने ये देखना कि आज का किस किस का ओवरड्राफ्ट बैलेंस पड़ा हुआ है, उसे उसी वक्त प्लस कर देना, कैलकुलेट कर 1 डे, ठीक है। तो ये बड़ा एडवांटेज भी है, अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए तो बड़ा फायदा है, ना किया जाए तो ये बहुत नुकसान है, ठीक है। बैंक पोर्टल, अब ये लायबिलिटी आ गई, समझ आ गई लायबिलिटी। अब आइएगा तीसरा एलिमेंट, ऑनर्स इक्विटी। इसको सिंपल इक्विटी भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी। जी, इसकी डेफिनेशन भी लिखिए, द रेजिडुअल राइट, रेजिडुअल राइट, ये वर्ड बड़ा अहम है, on the assets of the business is owner's equity। बिजनेस के एसेट्स पर जो रेजिडुअल राइट है किसका, बोले छोड़ दिया मैंने, सॉरी, रेजिडुअल राइट ऑफ ऑनर, ये लिख लीजिएगा करके, रेजिडुअल राइट ऑफ ऑनर ऑन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, कुछ समझ से बाहर है, ये लिखा क्या है जरा देखते हैं। मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, एसेट बिजनेस के खरीदता हूं, वो एसेट किसके हैं, ऑब्वियसली बिजनेस के। लेकिन कल हमने एक लफ्ज पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस में बंद कर रहा हूं और बिजनेस के सारे एसेट बेच के मैं लायबिलिटी पे करता हूं, अगर लायबिलिटी मैं पे नहीं कर सकता, बिजनेस पे नहीं कर सकता, चलो इस तरह कहता हूं, कौन पे करेगा, ऑनर। लेकिन अगर बिजनेस बंद करता हूं, बिजनेस के एसेट्स ज्यादा होते हैं, बिजनेस के एसेट्स से मैं पहले क्या पे करूंगा, पहले लायबिलिटीज पे करो, सब कुछ पे करने के बाद जो बच गया उसको कहते हैं रेजिडुअल राइट। रेजिडुअल का मतलब ये होता है जो बच जाए, नॉर्मल राइट एसेट्स पे हमारा नहीं है ऑनर का, हमारा राइट कौन सा है, रेजिडुअल राइट, ठीक है। तो ये बिजनेस, अभी मैंने बात की एंटिटी कौन सा है, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन सेपरेट है, तो एसेट जो बन रहे हैं वो बिजनेसमैन के नहीं है, वो बिजनेस के हैं। हाँ, ये बिजनेसमैन कह सकता है जो रेजिडुअल है वो मेरे है, और रेजिडुअल कब क्रिएट होगा, जब बिजनेस बंद करना है, नॉर्मल तो रेजिडुअल कोई नहीं होगा, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं ऑनर्स इक्विटी। डेली लायबिलिटीज पे करके जो आपके प्रॉफिट आता है वो नहीं है, देखो जी, बिल्कुल वो इक्विटी। प्रॉफिट इज समथिंग एल्स, प्रॉफिट तो कहलाता है, प्रॉफिट किसका है, ऑनर के, प्रॉफिट ऑनर के, ठीक है। मैं एसेट्स की भी बात कर रहा हूं, वो भी ऑनर्स इक्विटी में आएगा, वो उसकी तरफ आता हूं। इसमें दो चीजें आती हैं बड़ी है, एक होता है कैपिटल, इसकी एग्जांपल जिसको हेड ऑफ अकाउंट कहो, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल, लिखिए, एनीथिंग इन्वेस्टेड, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर anything invested by owner into his or her business, into his or her business is capital। बड़ी सिंपल डेफिनेशन, कोई भी चीज
अगर मैं अपने बिजनेस में लगाता हूं, इन्वेस्ट करता हूं अपने बिजनेस में, ये वर्ड भी जेब में रखिएगा, दिस इज नॉन एज ऑनर्स इक्विटी एंड दैट इज कैपिटल। ठीक है, बस अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब बिजनेस में गाड़ी चाहिए, अब मैं अपनी गाड़ी बिजनेस में दे रहा हूं, तो दैट इज नॉन एज कैपिटल। ठीक है, ये बिजनेस का कैपिटल हो जाएगा। अगर कोई मैं मजीद पैसा लगाता हूं बिजनेस में, दिस इज आल्सो नॉन एज, इसलिए मैंने कैश नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, एनीथिंग इन्वेस्टेड, कोई भी जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं किसी भी फॉर्म में, ठीक है, एनीथिंग इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर, बाय द ऑनर, जो ऑनर खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बिजनेस में, उसको हम नाम देते हैं कैपिटल। और कैपिटल इज द ऑनर इक्विटी। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपने लगाया है उसी से बिजनेस के एसेट बनेंगे, ऑब्वियसली वो बिजनेस के एसेट बनेंगे। बस इवन जो गाड़ी की एग्जांपल मैं दे रहा था, पहले वो किसका एसेट था? मेरा एसेट। जब मैंने बिजनेस में लगा लिया, इन्वेस्ट कर दिया, अब वो मेरा एसेट नहीं रहा, बिजनेस का एसेट। अब उसमें मेरा राइट खत्म हो गया, लेकिन मेरा राइट अभी भी कौन सा मौजूद है? रेसिड्यू। यानी अगर मैं बिजनेस को खत्म करता हूं, बिजनेस की लायबिलिटी पे करनी है, तो मैं गाड़ी बेच कर भी पे करनी पड़ेगी तो करूंगा। उसमें मैं ये नहीं कह सकता ये गाड़ी मेरी, वो थी, है नहीं, वो बिजनेस की। तो बिजनेस को अलग रखना और बिजनेसमैन को सेपरेट रखना। ठीक है, दूसरा लफ्ज, दूसरा इसमें आता है ड्राइंग्स। ये उल्टा है, ड्राइंग्स। इसको लिखने से पहले मुझे बताओ, जब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों कमाना चाहते हैं? जिंदगी गुजारने भैया अपना एब्सोल्युटली, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? अपने फैमिली को चलाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। क्या बिजनेस से कुछ रकम निकालोगे? नहीं, एब्सोल्युटली निकालोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं? सिर्फ पैसा लगाने के लिए तो नहीं कर रहा। पैसा लगा लिया, बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देता है, तो क्या मैं कोई रकम नहीं निकालूंगा? अगर मैं नहीं निकालूंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? तो ऑब्वियसली मैंने कुछ रकम निकालनी है। इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, लिखिएगा, एनीथिंग विथड्रॉ, विथड्रू, सेकंड फॉर्म, एनीथिंग विथड्रू बाय ऑनर फ्रॉम हिज और हर बिजनेस अब ये जो आगे लिख रहा हूं ये पढ़ा है मैं, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल पर्पसेस या यूज, बिजनेस यूज के लिए पैसा नहीं निकलवा रहा मैं किस लिए निकलवा रहा हूं? अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपने जात के खर्चे, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरी जात हो, मैं अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए करता हूं। लेकिन इससे आगे का वर्ड पढ़ा है, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये वर्ड अक्सर छोड़ जाते हैं, डेफिनेशन में हम इसको सिरे से जिक्र ही नहीं करते, और दैट इज अगेन अनफॉर्चुनेट। मुझे बताओ, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या बिजनेस पहले दिन से प्रॉफिट देना शुरू कर दे? हो ही नहीं सकता। अब जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया, एक माइंड तो होता है ना, यार साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ये होता है बिल्कुल हर बिजनेस में। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, कभी ये माइंड बना के नहीं बैठते आप कि पहले दिन से मुझे प्रॉफिट आना चाहिए। आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। आप कब बिजनेस से पैसा निकालना शुरू करोगे? मुझे ये सवाल होगा। जब आपको ये फील होगा कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, जब आपको पता है कि बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जा रहा, कभी भी रकम नहीं निकालोगे। क्यों? अगर रकम निकालने की कोशिश की ना, बिजनेस जा पड़ेगा। बिजनेस, ये बिजनेस है, समझ लो ये स्टेट है जहां से आपने स्टार्ट किया। बिजनेस सब प्रॉफिट में जाता है तो स्टेट ऊपर जाएगी, नेट एसेट बढ़ेंगे। अब आप जब विड्रॉ करोगे तो फिर ये कम होगा, लेकिन आपकी कोशिश होती है इससे नीचे ना हो, इस तरह मूव करता है, तो उसके ऊपर वाला जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो सारा नहीं निकलवाते, कुछ हिस्सा निकलवाते और कुछ नहीं निकलवाते। ठीक है, सो याद रखिएगा, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, इन एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? एडवांस में, अंदाजा लगाकर। तो आप बिजनेस में रकम निकलवा रहे हैं इस मकसद के लिए, बिजनेस से रकम निकलवा रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, दिस इज नॉन एज ड्राइंग। तो इन शॉर्ट में एक बात करूंगा, अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, इट्स अ कैपिटल, बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं, इट इज ड्राइंग। और ये एक दूसरे से उल्टा है ना
बाय नेचर, ठीक है। तीसरा और आखिरी चीज भी इसमें डिस्कस करेंगे, रिटेन्ड प्रॉफिट। अभी मैंने आपसे क्या बात की थी, क्या जितना प्रॉफिट कमाया है सारा निकाल लोगे बिजनेस से? अभी आपने खुद कर लो, ठीक है। अब सारा पैसा बिजनेस से नहीं निकालोगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं जो तो वो प्रॉफिट का हिस्सा जो बिजनेस में मैं निकाल नहीं रहा बल्कि बिजनेस में छोड़ रहा हूं ताकि बिजनेस एक्सपेंड हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, ये स्टेट है ना बिजनेस की, तो बिजनेस को आपने इधर लेके जाना है और जब भी ट्राई करूंगा नीचे आएगा, तो आप अगर ये यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज किया तो ये इसका मतलब प्रॉफिट कमाया आपने, सारा प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर रहे, आप इतना हिस्सा विड्रॉ कर रहे हो, जो हिस्सा विड्रॉ नहीं कर रहे वो बिजनेस में छोड़ रहे हो, उसको कहते हैं रिटेन प्रॉफिट। लिखिए द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट not withdrawn by honor, not withdrawn by honor। वो पोर्शन प्रॉफिट का जो आप बिजनेसमैन ने विड्रॉ नहीं किया, रादर रिटेन इन द बिजनेस, रादर रिटेन इन द, बजाय इसके उसने उसको बिजनेस में छोड़ दिया, उसको हम नाम देते हैं सॉरी उसको नाम देते हैं रिटेन प्रॉफिट। अच्छा अब आइएगा, ये तो तीन हो गए, अब आगे दो छोटे छोटे से, रेवेन्यू। पहले जरा मैं आपसे पूछूंगा, ये जनरल वर्ड्स है इसलिए मैं आपसे पूछने में खुशी महसूस करूंगा, ये रेवेन्यू क्या है? सेल। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, टीचिंग, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो कोई चीज सेल नहीं कर रहा, मेरा रेवेन्यू क्या है? सर्विसेज, टीचिंग सर्विस, फी। इसका मतलब है कि सेल का वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए मैं सेल का वर्ड यूज नहीं कर सकता। रेवेन्यू ओवरऑल यूज करते हैं, सेल भी रेवेन्यू है, ट्यूशन फी जो मैं ले रहा हूं वो भी रेवेन्यू है। इवन टेक अ केस ऑफ हॉस्पिटल, डॉक्टर कंसल्टेंसी फी लेता है, वो भी उसकी रेवेन्यू उस बिजनेस का। बैंक एक्सरे चार्जेस लेता है, जो भी लेबोरेटरी चार्जेस कह लो, वो भी सारा उसका रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू है क्या? रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या सेम चीज है? नहीं। रेवेन्यू वो अमाउंट है जो आप जनरेट कर रहे हो, और उसी में से आपने एक्सपेंसेस मीट करने। बस ये मोबाइल में 10,000 का खरीद के 12,000 में सेल करता हूं, रेवेन्यू कितना? ठीक है, ये जेल में रखिएगा, बिल्कुल सही है। अगर यही मोबाइल 10,000 में खरीद के 9,000 में सेल करता हूं, इसका मतलब रेवेन्यू, इट डजंट मीन प्रॉफिट और लॉस। रेवेन्यू के अंदर ही प्रॉफिट शामिल है, उसी में लॉस होगा। रेवेन्यू को इसलिए हम डिफाइन करते हैं, लिखिए ग्रॉस अमाउंट, इसका वर्ड लिखिए ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस समझ लो, यानी अभी इसमें कोई डिडक्शन नहीं की, ग्रॉस अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या सर्विस देकर जो मैं पैसा अर्न कर रहा हूं ग्रॉस अमाउंट, या गुड्स सेल करके मैं जो पैसा अर्न कर रहा हूं वो मेरा रेवेन्यू। बट रेवेन्यू इज नॉट अ प्रॉफिट, इसको टर्नओवर भी कहते हैं, शायद आपने लफ्ज सुना टर्नओवर टैक्स, ठीक है, इसको मिनिमम टैक्स कहते हैं टर्नओवर टैक्स को। तो दिस इज अ टर्नओवर सेल्स। अच्छा, रेवेन्यू इजी हो गई, और ये नॉर्मल रूटीन में होता है, ये बिजनेस की नॉर्मल रूटीन में क्रिएट करना जी। टर्नओवर सेल को यही कहते हैं, ये टर्नओवर का मतलब है कि जो आप चीज से बाय करके सेल करते जाते हैं, ये टर्नओवर। प्रॉफिट तो वो चीज है जो प्योर जनरेट कर आफ्टर मेकिंग ऑल दी एक्सपेंस, इसलिए मैंने यहां वर्ड लिखा है ग्रॉस। ग्रॉस हर वो चीज होती है जिसमें कुछ भी डिडक्ट ना हो, ठीक है। बस जब आप जब जाओगे सैलरी आपको मिलेगी इंशाल्लाह सीए करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, आपकी एग्री होगी अमाउंट, सपोज वो कहते हैं कि अब आपको 2,50,000 दे, एग्री हो गया, एग्रीमेंट लेटर बन गया जिसको ऑफर लेटर कहते हैं, एक्सेप्टेंस हो गई, आपने ज्वाइनिंग दे, 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी।
जब आप बैंक में जब आपकी सैलरी आएगी आप देखोगे 250 नहीं मिल रही, कम मिल रही, क्यों? डिडक्शन टैक्स वगैरह बाकी डिडक्शन होती है, ये अमाउंट ग्रॉस होगी, दूसरी अमाउंट जो मिलेगी उसको नेट कहते हैं। यही अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस का वर्ड होता है जिसमें कुछ भी डिडक्ट ना, ठीक है। और आप यही बताओगे कि मेरी सैलरी 250 है, जो बिल्कुल ठीक है, आपकी सैलरी 250 ही है, लेकिन आपको मिल 250 नहीं रहा, क्योंकि आपने टैक्स भी देना है, प्रोविडेंट फंड वगैरह होते बेनिफिट्स वो डिडक्ट हो गए, ठीक। रेवेन्यूज ओके। आखिरी आएगा, आखिरी करने से पहले मेरा एक सवाल है, ताकि मैं इसको समझा सकूं इस वर्ड को। आखिरी एलिमेंट एक्सपेंस, टर्नओवर टोटल सेल को कहते हैं। ठीक, टर्नओवर टोटल सेल्स ड्यूरिंग ए पीरियड, मतलब एक पीरियड के दौरान। एक सेल को तो मैं क्या कहूंगा टर्नओवर, वो तो वन ही है ना, टर्नओवर टाइम्स को कहते हैं, कितनी दफा भी कहते हैं, ठीक है। सो वेरी सिंपल, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्यों किए जाते हैं? क्या बिजनेस में एक्सपेंसेस करना जरूरी है? क्या एक्सपेंसेस किए बगैर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? वेरी सिंपल, ये बड़ा सिंपल सा सवाल किया मैंने और आंसर इज नो। मुझे बताओ तो कौन सा बिजनेस जहां एक्सपेंस किया नहीं रेवेन्यू जनरेट होगा? पॉसिबल है? पहले एक्सपेंस करोगे फिर उससे रेवेन्यू जनरेट। कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करती हैं, कुछ इनडायरेक्टली करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक शॉप बनाई हुई है, उस शॉप में बिजली का बिल आ रहा है, वो कौन सा प्रॉफिट जनरेट करके देगा? बजाय तो कोई नहीं करके देगा, लेकिन वो करके दे रहा है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वर्ड जरा जेब में रखिएगा। डायरेक्ट क्या है? मैंने जो चीज बेचने के लिए खरीदी है, वो खरीदा है, वो एक्सपेंस हुआ, बेचूंगा तो रेवेन्यू होगा, वो तो डायरेक्ट जनरेट कर रहा है। एक चीज मैंने 10,000 की खरीदी, एक्सपेंस हो गया, 12 में बेच दी, समझ आ गई ना? ये डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन इसको बेचने के लिए मुझे शॉप भी चाहिए। नहीं, ड्राइंग से हुआ जो ऑनर विड्रॉ करना, वो प्रॉफिट से नहीं जी, कॉस्ट इससे भी ऊपर आता है जी, कॉस्ट एक अलग चीज, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो चूंकि एक अलग टॉपिक आ जाता है, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहले जरा मैं थोड़ी सी ये क्लियर कर दूं आपके जहन में जो आ रहा है, ऑनर्स का कॉन्सेप्ट। अगर बिजली का बिल आया है, किस चीज का बिल आया है? बिजनेस का है। हु विल पे? बिजनेस ही पे करेगा, ठीक है ना? पे यानी जिम्मेदारी किसकी है? बिजनेसमैन की नहीं है, बिजनेस की। लेकिन अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं होगा तो फिर बिजनेसमैन ही देगा, लेकिन जब बिजनेसमैन देगा तो उसका कैपिटल हो गया ना, वो तो पढ़ चुके हैं, वो कैपिटल हो गया। तो पे तब भी किसने करना है? या बिजनेस लोन लेकर, शुरू में तो होता है ना, कभी पैसे कम पड़ सकते हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जेब से लगा रहे, कहते हैं ना जेब से लगा रहे हैं, तो उस समय कैपिटल लगा रहे हैं। कैपिटल डजंट मीन कि आज ही जिस दिन शुरू करूंगा लगाऊंगा, नहीं, वो तो होता ही होता है, बाद में भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में यहां बात करता हूं, एक्सपेंस हर वो चीज होती है जो इनकम की जाती है इन ऑर्डर टू जनरेट, इसके बगैर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। मैंने अभी लॉजिकली एग्जांपल दी है कि अगर मैंने मोबाइल की शॉप बनानी है, मोबाइल बेचनी है, तो मुझे शॉप चाहिए। उस शॉप पे अब देखते हो ये खर्चे सारे माइंड में आते जाएंगे, रेंट नहीं देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फिर उस हो सकता है कि मुझे एक अदर एम्प्लॉय रखना पड़े, सेल्समैन, जो वहां काउंटर पे बैठ के सेल कर सके। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के मैं कैसे लोगों को डील करूं, वो भी जरूरी है। इस तरह के बेशुमार एक्सपेंसेस होते हैं। फिर रोज डेली क्लीनलीनेस, सफाई करनी, उसके एक्सपेंसेस नहीं होंगे। अगर मैं सफाई नहीं करूंगा कौन आएगा मेरे पास, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ बिजनेस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, और ये क्यों किए जा रहे हैं? इन ऑर्डर टू जनरेट, ठीक है। लिखिएगा, एनी अमाउंट स्पेंट वो तुम्हें कॉस्ट पे चले जाओ ना, कॉस्ट और भी है, अभी बताता हूं कॉस्ट। एनी, मैंने क्या बोला? एनी अमाउंट स्पेंड इन शॉर्ट रन, ये भी याद रखिए, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का वर्ड यूज क्यों किया? कि ये कोई फर्नीचर भी तो अमाउंट स्पेंड कर रहा हूं ना, वो तो 5 साल बेनिफिट देगा सपोज,
ये वो चीज है जो मतलब बिजली का बिल हर महीने देना है कि नहीं देना, सैलरी हर महीने देनी है कि नहीं, रेगुलर इंटरवल कह लो, इन शॉर्ट टर्म, इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। और बिजनेस में बेशुमार एक्सपेंसेस हैं, कोई भी नाम अभी कई मैंने लिए, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, ठीक है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, खाना पीना जो करोगे या गेस्ट आएंगे तो उनको कुछ चाय पानी पिलाओगे तो उसमें भी एक्सपेंस होगा, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। वाटर एक्सपेंस, बेशुमार कमीशन एक्सपेंस, आप सेलमैन को कहते हो बेचोगे इतनी आपकी कमीशन है, वो कमीशन भी पे करनी है, वो भी एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू जनरेट करेगा आपको कमीशन पे करनी पड़ेगी, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चन किया था मैं उसका तरफ आता हूं, कॉस्ट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें FR1 से शुरू होगी, लेकिन फिर आपने क्वेश्चन किया मैं बता देता हूं आपको। कॉस्ट बेसिकली एक्यूमुलेशन प्रोसेस है एक्सपेंसेस का, हम इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन प्रोसेस ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। यानी अगर मैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, जैसे प्रोडक्शन कर रहा हूं, ये चीज मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे एक एक्सपेंस तो नहीं करना पड़ेगा, कई एक्सपेंसेस होंगे जो इससे रिलेट करते हैं। मतलब इसके लिए मटेरियल चाहिए, इसके लिए लेबर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगी इसको बनाने के लिए, एंड सो ये सारे एक्सपेंसेस जब इकट्ठे करूंगा ये कॉस्ट ब्रॉडर सेंस में लिखा है, ठीक है। एक्सपेंस तो ज्यादा अलग ये फर्क है दोनों में, कॉस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली और दैट डायरेक्टली का तो सिंपल ये है कि वो चीज डायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मतलब मैंने खरीदी और बेची, उससे प्रॉफिट जनरेट किया, वो डायरेक्टली हो, इससे जो प्रॉफिट आता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, अभी आगे लेके जा रहा हूं। अब उसके बाद भी तो खर्चे होंगे ना, अच्छा बाकी खर्चे कर रहे हैं वो भी जरूरी थे, क्योंकि वो भी ना करता तो ये भी सेल ना होगा, वो डायरेक्ट नहीं हो रहे, वो इनडायरेक्ट। फिर उन एक्सपेंसेस को जब लेस करूंगा जो प्रॉफिट आएगा वो होता है नेट प्रॉफिट। जो डायरेक्ट एक्सपेंस लेस करके जो मैं प्रॉफिट निकालूंगा ना उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर फर्दर लेस करूंगा तो वो नेट प्रॉफिट। और जो आपने टैक्स देना होता है ना गवर्नमेंट को, वो किस पे देना होता है, वो नेट प्रॉफिट देना, यानी दोनों लेस करने के बाद, डायरेक्ट भी लेस करने और इनडायरेक्ट भी लेस, सारे खर्चे लेस करने के ग्रॉस बाद। में निकालेंगे टैक्स करके नहीं, टैक्स हमेशा नेट पे, नेट प्रॉफिट। अगर ग्रॉस पे हो तो बहुत ज्यादा टैक्स पड़ता है, क्योंकि फिर तो देखो एक बंदा अपने खर्चे भी कर रहा है और टैक्स भी दे रहा है, वो कह रहे हैं सारा कुछ करने के बाद जो बच रहा है ना उस पर टैक्स है, जिसको इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है ना मेरे पास, वो मैं जैसे मर्जी यूज करूँ, उसको हम ये लफ्ज आपने शायद सुना, व्हाइट मनी, लीगल ब्लैक मनी। ये बेसिकली ब्लैक मनी को गलत उस तरह ना समझे कि कोई गलत है, सिंपल ये है जिसमें टैक्स ना दिया जाए ब्लैक मनी। प्रॉफिट की डिक्रीज करने से रेवेन्यू रेवेन्यू पे रेवेन्यू की वजह से प्रॉफिट और लॉस है, रेवेन्यू होगा तो प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू नहीं है तो प्रॉफिट कहां से होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का इफेक्ट रेवेन्यू पे नहीं जाना, रेवेन्यू का इफेक्ट प्रॉफिट पे, ठीक हो गया। आज ये मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट डिस्कस किए हैं, कल इससे आगे लेके जाऊंगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो एक दफा अगर इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह माइंड में बिठा के रट्टा नहीं लगाना, सर समझ, ताकि जब मैं कल ट्रांजैक्शन शुरू करूंगा तो फिर आपको समझ में आ सके। जो बुक में डेफिनेशन है वो लिखनी है आपको जी, अब वो मैं अलग से दूंगा नोट्स में, सर रिटर्न है रिटन है पेपर, रिटन सर जिस तरह आप अभी पढ़ा रहे हैं जिस तरह सवाल आएगा किस तरह अभी तो यार देखो पहला दिन है, समझ लो, ठीक है। इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसमें से थ्योरेटिकल को थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, अभी तो बताऊं जहां से शुरू होगा मैं बताऊंगा पेपर में कैसा, मैं जगह जगह बताऊंगा, ये भी बताता हूँ कि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। मेरे अपने क्वेश्चन डेवलप हुए हैं, आप देखोगे तो खुद आपको पता लग जाएगा, सारी जिंदगी गुजर गई पढ़ाते हुए। पैटर्न पेपर पैटर्न ये है कि 30 से 35% जो है ना वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं, बाकी पे लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह 100 टोटल 50 मीन 100%, 49 मीन 0%, बस इतना लॉजिक देते हैं।
ठीक है जी। उस्मान, कुछ समझ में आ रही है आवाज? कुछ बातें मेरी समझ में आनी शुरू हुई? यस सर। अच्छा, तो आप भी आ जाया करो फिजिकल क्लास में यार, अकेले ही रह गए बाकी तो। सर अभी वो मेरे हॉस्टल वगैरह के सब प्रॉब्लम है ना अभी, तो इस वजह अच्छा से। चलो ठीक जी। सर 2 दिन के लिए मैंने ऑनलाइन हाँ हाँ, वो तो आप ये तो मैं ऑन कर देता हूँ।